हमारे शरीर में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। सेल्स हमारे शरीर की ईंटें हैं। ये ग्रो करते हैं, डिवाइड होते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। यह एक हेल्थी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सेल्स के मरने के दो मुख्य तरीके हैं, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। यह एक नेचुरल और ऑर्डरली प्रोसेस है। इसे ऐसे समझो जैसे एक सेल आराम से रिटायर हो रहा है। यह बिना आसपास के सेल्स को नुकसान पहुंचाए श्रिंक होता है और टूट जाता है। नेक्रोसिस अलग है। यह प्लान्ड नहीं है। यह तब होता है जब सेल्स बाहरी कारणों से इंजर्ड हो जाते हैं। ये कारण ट्रॉमा, इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक फैक्ट्री अचानक बंद हो जाती है, जिससे केओस हो जाता है। नेक्रोसिस एक मैसी प्रोसेस है। यह इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है और आसपास के हेल्थी टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकता है। यह ऐसे नेक्रोसिस और उससे रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस के बारे में गहराई से बताएगा। नेक्रोसिस एक सीरियस कंडीशन है। यह तब होता है जब सेल्स अचानक और अनएक्सपेक्टेड डेथ का अनुभव करते हैं। यह कई कारणों से हो सकता है। उदाहरण है ब्लड सप्लाई की कमी, बहुत ज्यादा तापमान या जहर। नेक्रोसिस के दौरान सेल मेम्ब्रेन, जो सेल का प्रोटेक्टिव बैरियर है, डैमेज हो जाता है। इस डैमेज के कारण सेल फूल जाता है और फट जाता है। सेल के कंटेंट्स आसपास के एरिया में फैल जाते हैं। यह स्पिलेज एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। शरीर डेड सेल्स को साफ करने और किसी भी पोटेंशियल इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता है। हालांकि यह इन्फ्लेमेशन कभी-कभी आसपास के हेल्थी टिश्यूज को और नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्रोसिस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके परिणाम सेल डेथ के लोकेशन और एक्सटेंट पर निर्भर करते हैं। कई मेडिकल कंडीशंस को समझने के लिए नेक्रोसिस को समझना बहुत जरूरी है। थ्रोम्बोसिस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट बनने को कहते हैं। यह क्लॉट, जिसे थ्रोम्बस कहा जाता है, ब्लड के नॉर्मल फ्लो को रोक देता है। यह आर्टरीज या वेन्स में हो सकता है। कई कारणों से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इनमें ब्लड वेसल्स को इंजरी, कुछ मेडिकल कंडीशंस और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहना शामिल है। उदाहरण के लिए, हवाई यात्रा के दौरान लंबे समय तक बैठे रहने से पैरों में थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ सकता है। थ्रोम्बोसिस के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर सकता है, जिससे टिश्यू डैमेज हो सकता है या यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। इस जानलेवा स्थिति को रोकने और उसका इलाज करने के लिए थ्रोम्बोसिस को समझना बहुत जरूरी है। एम्बोलिज्म तब होता है जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से ट्रैवल करता है और ब्लड वेसल में फंस जाता है। यह ऑब्जेक्ट, जिसे एम्बुलस कहा जाता है, ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, एयर बबल, फैट ग्लोब्यूल या यहां तक कि फॉरेन मटेरियल भी हो सकता है। एम्बोलिज्म्स पूरे शरीर में ट्रैवल कर सकते हैं। वे छोटे ब्लड वेसल्स में फंस सकते हैं। यह ब्लॉकेज ब्लड फ्लो को डिसरप्ट करता है और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सेवेरिटी ब्लॉकेज के साइज और लोकेशन पर निर्भर करती है। पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, जहां एक एम्बोलस फेफड़ों में फंस जाता है, एक सीरियस कंडीशन है। इससे सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। अलग अलग तरह के एम्बोलिज्म्स को समझना प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ब्लॉकेज का मामला इस्केमिया बनाम इन्फेक्शन। अ मैटर ऑफ ब्लॉकेज, इस्केमिया वर्सेस इन्फाक्शन। इस्केमिया और इन्फाक्शन दो रिलेटेड मेडिकल टर्म्स हैं। इन दोनों में टिश्यूज को ब्लड सप्लाई डिसरप्ट होता है, लेकिन एक मुख्य अंतर है। इस्केमिया किसी टिश्यू में ब्लड फ्लो में टेम्पररी कमी को कहते हैं। यह कमी अक्सर ब्लड वेसल में आंशिक या टेम्पररी ब्लॉकेज के कारण होती है। एक गार्डन होज में गांठ की कल्पना कीजिए, जिससे पानी का फ्लो कम हो जाता है। इस्केमिया से प्रभावित टिश्यू को पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। दूसरी ओर, इन्फाक्शन तब होता है जब ब्लड फ्लो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। यह ब्लॉकेज प्रभावित टिश्यू की डेथ का कारण बनता है। यह एक ज्यादा सीवियर कंडीशन है। गार्डन होज के उदाहरण का उपयोग करते हुए, इन्फाक्शन ऐसा है जैसे होज पूरी तरह से कट गया हो, जिससे पानी का फ्लो पूरी तरह से बंद हो गया हो। इस्कीमिया का प्रभाव, एंजाइना से स्ट्रोक तक। द इम्पैक्ट ऑफ इस्कीमिया फ्रॉम एंजाइना टू स्ट्रोक। इस्कीमिया शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकता है। इसके सिम्टम्स और सिवेरिटी रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो के लोकेशन और ड्यूरेशन पर निर्भर करते हैं।
एक उदाहरण एंजीना पेक्टोरिस है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता है। इससे सीने में दर्द हो सकता है, जिसे अक्सर प्रेशर या टाइटनेस के रूप में वर्णित किया जाता है। यह दर्द आर्म्स, नेक या जबड़े तक फैल सकता है। एक और उदाहरण ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या टीआईए है। इसे अक्सर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। यह तब होता है जब ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड फ्लो टेम्पररली इंटरप्ट हो जाता है। सिम्टम्स में कमजोरी, सुन्नता या बोलने में कठिनाई शामिल हो सकती है। ये सिम्टम्स आमतौर पर मिनटों से लेकर घंटों के भीतर रिजॉल्व हो जाते हैं। इस्केमिया एक सीरियस कंडीशन है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह इंफार्क्शन का कारण बन सकता है, जिससे प्रभावित टिश्यू को परमानेंट डैमेज हो सकता है। इस्केमिया का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन देना बहुत जरूरी है। संकेतों को पहचानना, इन स्थितियों के लक्षण, रिकॉग्नाइजिंग द साइंस सिम्टम्स ऑफ दीज कंडीशंस। समय पर मेडिकल अटेंशन प्राप्त करने के लिए इन स्थितियों के संकेतों और लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। ये स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। थ्रोम्बोसिस, सिम्टम्स क्लॉट के लोकेशन पर निर्भर करते हैं। लेग थ्रोम्बोसिस में दर्द, सूजन और लालिमा हो सकती है। एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अचानक सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द हो सकता है। इस्केमिया, हृदय में इस्केमिया से एंजीना हो सकता है। ब्रेन में इस्केमिया से कमजोरी हो सकती है। इंफार्क्शन, हार्ट अटैक एक प्रकार का इंफार्क्शन है। इससे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। स्ट्रोक एक और प्रकार का इंफार्क्शन अचानक कमजोरी या लकवा पैदा कर सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। रोकथाम ही कुंजी है अपने जोखिम कारकों को कम करना। प्रिवेंशन इज की रिड्यूसिंग योर रिस्क फैक्टर्स। हालांकि सभी मामलों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को समझने और प्रबंधित करने से इन स्थितियों के विकास की संभावना को काफी कम किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव, एक हेल्थी लाइफस्टाइल बनाए रखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, संतृप्त और ट्रांस वसा में कम संतुलित आहार और धूम्रपान से परहेज शामिल है। ये आदतें वेट मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं और ब्लड क्लॉट्स के जोखिम को कम कर सकती हैं। दवाएं, कुछ मामलों में डॉक्टर ब्लड क्लॉट के गठन को रोकने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। ये अक्सर उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्हें हाई रिस्क होता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट्स का इतिहास रखने वाले या कुछ मेडिकल कंडीशंस वाले लोग। नियमित जांच, संपूर्ण स्वास्थ्य की निगरानी और संभावित रिस्क फैक्टर्स की शुरुआती पहचान के लिए नियमित मेडिकल चेकअप्स आवश्यक हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों का जल्दी पता लगाने और प्रबंधन से जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। चिकित्सा हस्तक्षेप, उपचार के उपलब्ध विकल्प, मेडिकल इंटरवेंशंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, इस्केमिया और इंफार्क्शन के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस विशिष्ट स्थिति, इसकी सेवेरिटी और व्यक्ति के ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करते हैं। दवाएं, ब्लड थिनर्स आमतौर पर मौजूदा क्लॉट्स को बढ़ने से रोकने और नए क्लॉट के गठन के जोखिम को कम करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। कुछ मामलों में मौजूदा क्लॉट्स को तोड़ने के लिए क्लॉट डिसॉल्विंग दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स, कुछ स्थितियों में सर्जिकल प्रोसीजर्स आवश्यक हो सकती है। इनमें ब्लड क्लॉट को निकालना, क्षतिग्रस्त ब्लड वेसल की मरम्मत करना या ब्लॉक्ड आर्टरी को बाईपास करना शामिल हो सकता है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन, उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने हार्ट अटैक या अन्य हार्ट रिलेटेड इवेंट्स का अनुभव किया है, कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स फायदेमंद हो सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में आमतौर पर सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज, हृदय स्वस्थ जीवन पर एजुकेशन और व्यक्तियों को ताकत हासिल करने और भविष्य की घटनाओं के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए काउंसलिंग शामिल है। निष्कर्ष, कोशिका मृत्यु और उसके परिणामों को समझना। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग सेल डेथ एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। कोशिका मृत्यु, विशेष रूप से नेक्रोसिस और इससे जुड़ी स्थितियां, मानव स्वास्थ्य और बीमारी के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। इन प्रक्रियाओं को समझना मेडिकल प्रोफेशनल्स और व्यक्तियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लड क्लॉट्स के गठन, थ्रोम्बोसिस से लेकर ब्लड वेसल्स के ब्लॉकेज, एम्बोलिज्म, इस्कीमिया और इंफार्क्शन तक, इन स्थितियों के गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। सिम्टम्स को पहचानना और समय पर मेडिकल अटेंशन प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।
रिस्क फैक्टर्स को समझकर, हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस बनाकर और चिकित्सीय सलाह का पालन कर व्यक्ति अपने जोखिम को कम करने और ओवरऑल वेलबींग को बढ़ावा देने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में निरंतर शोध और प्रगति भविष्य में बेहतर रोकथाम, निदान और उपचार के विकल्पों के लिए आशा प्रदान करते हैं।